सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर अर्थात राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक विभागों का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का उच्चावच अथवा धरातल। राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप। उच्चावच से यहाँ से कि धरातल पर क्या क्या स्थलाकृतियाँ हैं, अर्थात पहाड़, पठार, मैदान आदि। राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपों का परिणाम है। यहाँ अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेप शब्द आपने बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भौतिक भूगोल में अध्ययन किए थे। धरातलीय दृष्टि से राजस्थान में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित 4 प्रदेश हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। वास्तव में राजस्थान के उपयुक्त प्रदेशों के निर्धारक अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी तक विस्तृत हैं। यह एक जल विभाजक भी है तथा इसके पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश तो पूर्व में मैदानी प्रदेश है। इन प्रदेशों में अंतर्निहित प्राकृतिक विविधता के आधार पर धरातलीय दृष्टि से राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख एवं उपविभाग किए जा सकते हैं। यहाँ प्रथम जो बिंदु अपने लिया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके उपविभाग शुष्क रेतीला मैदान मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा लूणी ज्वाई का मैदान अर्थात लूणी बेसिन अर्थात नदी का क्षेत्र, लूणी नदी का क्षेत्र आसपास का क्षेत्र, तीसरा शेखावाटी प्रदेश, बांगड़ प्रदेश जिसे कहते हैं, चौथा गग्गर का मैदान अर्थात गंगानगर हनुमानगढ़ का प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसे हम 3 उपविभागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तीसरा बिंदु पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके उपविभाग पहला बनास बेसिन और दूसरा मध्य माही बेसिन अर्थात छप्पन का मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार अर्थात हड़ौती का पठार। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र एक शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ विस्तृत क्षेत्रों में बालू के स्तूपों का विस्तार है तो कहीं बंजर चट्टानें तथा अपर्दित शैलों की उपस्थिति है। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल राज्य का अपितु भारत का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वायु क्रिया का प्रभुत्व है और पारिस्थितिकी दृष्टि से मरु प्रदेश है। यह एक वृहत रेतीला मैदान है जिसका संपूर्ण विस्तार अर्थात क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत शामिल जिले, जो जिले इसके अंतर्गत आते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के जिले सम्मिलित किए जाते हैं। यद्यपि मानवीय प्रभाव एवं सिंचाई के विस्तार से कुछ क्षेत्रों अर्थात गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र मरुस्थलीय परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है, किंतु जो संपूर्ण प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप है वह मरुस्थलीय है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की औसत ऊंचाई
समुद्र तल से 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की लगभग 150 मीटर है। संपूर्ण रूप से यह मैदानी धरातल से युक्त है, जहां स्थान स्थान पर छोटी पहाड़ियां एवं चट्टानी सतह दृष्टिगत होते हैं। उच्चावच की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उप प्रदेश हैं। पहला महान मरुस्थल, जो भारत पाक सीमा के सहारे पूर्णतः बालू का स्तूपों से आच्छादित प्रदेश है। दूसरा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी प्रदेश। तीसरा लघु मरुस्थल, जो चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत है। और चौथा अर्ध शुष्क प्रदेश, जो लूणी बेसिन और शेखावाटी को सम्मिलित करता है। मरुस्थलीकरण का जो प्रमुख कारण है वो मानवीय क्रियाएं, विशेषकर अनियंत्रित पशुचारण भी रहा है। जहाँ तक प्रकृति ने इस प्रदेश को मरुस्थल बनाया, वहीं मानव के जो क्रियाएं हैं अर्थात अपर्दन प्रक्रमों के द्वारा और जो वर्तमान में प्राकृतिक जो तंत्र है उसमें बदलाव के कारण जो भूमि का बंजर होना है वो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आ रहा है। अर्थात और भी क्षेत्र इसके अंतर्गत मरुस्थलीकरण में आ रहे हैं। संपूर्ण यह प्रदेश बालू का अथाह सागर है। मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत वायु का अपचरण क्रिया से उद्भूत रेत कण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, विशेषतः कच्छ के रण से वायु के साथ प्रवाह तथा प्राचीन काल में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई चीका मिट्टी और कंकड़ है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में दूर दूर तक बालू रेत का विस्तार है, किंतु कई स्थानों पर जैसे जैसलमेर और बीकानेर नगरों के चतुर्दिक चूना पत्थर और बालू पत्थर के प्रकटीकरण ने बालू का स्तूपों की एक रूपता भंग कर दी है। जैसे सेल दर्शांश में ग्रीट, कांग्लोमरेट, बालू पत्थर, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट शैलें प्रमुख है। ये प्राचीन चट्टानें बालू धरातल से विकसित हुई हैं। बाड़मेर, पश्चिमी जालौर तथा जैसलमेर में अपर्दन की क्रिया के उद्भूत भूस्वरूप देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में वायु एक शक्तिशाली कारक है, जिसकी गति कभी कभी 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो जाती है। मरुस्थल के विभिन्न भागों में बालू का स्तूपों का विस्तार है। आकार, स्वरूप और वायु दिशा एवं वानस्पतिक उपस्थिति के आधार पर यहाँ विस्तृत बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार हैं। पहला रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। दूसरा बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तीसरा पैराबोलिक बालू का स्तूप और चौथा तारा बालू का स्तूप। बालू का स्तूप से आप समझते ही होंगे कि बालू के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप एक विस्तृत टीलेनुमा परिदृश्य अर्थात निर्मित आकृति। पवनानुवर्त बालू का स्तूपों का विस्तार जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिणी पश्चिम में तथा जोधपुर और बाड़मेर जिलों में है, जो वायु और वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत हैं। अर्थात लंबाई के रूप में जिधर से वायु चल रही है उनके समानांतर। बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचाई और 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत हैं। ये चूरू, पालेरी, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लुणकनसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसियां, जोधपुर में बरखान देखे जा सकते हैं। ये अर्धचंद्राकार रूप से होते हैं, अर्थात जिधर से वायु आती है उससे विपरीत की ओर इसके 2 सींगनुमा अर्धचंद्राकार निकले रहते हैं, जिन्हें बरखान कहते हैं। तीसरा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर और गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में देखे जा सकते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूपों का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के सोहनगढ़, पोकरण क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ बालू का स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं तथा ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। अवरोधी बालू का स्तूप का निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है।
अतः बालू का स्तूपों का अध्ययन किया। इस संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में एक बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। यह जैसलमेर जिले में स्थित है और पूर्णतः भाव है। यह अवसादी सेलों से ढका हुआ है। जैसलमेर नगर के दक्षिण में आकलवुड फॉसिल पार्क एक विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ प्राचीन वनस्पति एवं जीवावशेष देखे जा सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में प्राचीन नदी तल है। यह गग्गर के मैदान से जाना जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश को निम्नांकित 4 वृहद भू-आकारिकी प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो राज्य में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ होती है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर एवं चूरू जिलों के पश्चिम भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का वृहद विस्तार जो 15 से 25 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं, अर्थात बरखान अधिक देखे जा सकते हैं, किंतु फिर भी बरखान अधिक देखे जा सकते हैं। इस प्रदेश की प्रमुख भू-आकृति उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है जो पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ क्षेत्रों में है। यहाँ छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी है। बाप, फलोदी, चंदन, सुकरा क्षेत्रों में छोटे चट्टानी जमाव हैं। खारे पानी के छिछले गर्त बाप, पोखरण, लुनकनसर तथा जैसलमेर और रामगढ़ के मध्य देखे जा सकते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र वास्तविक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा उपविभाग लूणी जवाई बेसिन अर्थात गोडवार प्रदेश। यह क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिण भागों में स्थित है। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूणी नदी क्रम का विकसित हुआ है। लूणी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में जाती है। इसकी अनेक शाखाएं जैसे जोआई, कुइहा, बांडी, मिठड़ी, सुकड़ी आदि हैं। ये सभी अंशकालिक प्रवाहित होती हैं तथा इनका तल रेतीला है। इसके अतिरिक्त अनेक नाले भी इस नदी को वर्षा काल में जल प्रदान करते हैं। लूनी नदी का संपूर्ण अपवात अंतर एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है जिसे भौगोलिक प्रदेश के रूप में लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण प्रदेश मैदानी है किंतु यत्र तत्र एकाकी पहाड़ियाँ स्थित है। मरुस्थल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बालू और बालू का स्तूप भी विशेषकर पश्चिमी सीमांत पर देखे जा सकते हैं। पंचभद्रा, सनवरला, कापरान में खारे पानी के गर्त हैं। कुछ क्षेत्रों में भूमि पर लवणता भी दृष्टिगत होती है, विशेषकर वे क्षेत्र जो कच्छ के रण के निकट है। तीसरा उपविभाग शेखावाटी प्रदेश या बांगड़ प्रदेश। शेखावाटी के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर के जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ कोई नदी न होकर छोटी छोटी अंतः प्रवाहित धाराएं हैं जो कुछ दूरी तक बहकर विलुप्त हो जाती है। इनमें मेघा और रूपनगढ़ प्रमुख हैं जो अरावली पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिर जाती हैं। कांतली नदी भी अरावली से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई राजगढ़ के निकट रेत में समा जाती है। इस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने से बालू का स्तूपों पर वनस्पति है। अधिकांशतः अर्धवर्ताकार बालू का स्तूपों का विस्तार है, किंतु देशांतरीय एवं विच्छिन्न बालू का स्तूप भी यहाँ है। अनेक लवणीय गर्त अर्थात रन भी यहाँ है। इनमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि महत्वपूर्ण हैं। सांबर की नमक झील जो न केवल राजस्थान अपितु भारत में अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में है। संपूर्ण झील लगभग 25 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ाई में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। मरुस्थलीय प्रदेश का चौथा उपविभाग है गग्गर का मैदान। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्र एक मैदानी है जिसका निर्माण गग्गर नदी की बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में गग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट है, किंतु इसमें वर्षा काल में न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ भी आ जाती है। वर्तमान गग्गर नदी प्राचीन वैदिक काल की नदी है जिसका उद्भव हिमालय से हुआ, अर्थात सरस्वती नदी का यह अवशेष है जिसे गग्गर का तल, जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। इसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। इसी की एक शाखा दृश्यवती नदी की शुष्क घाटी नौहर भादरा में स्थित है।
यह संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदानी है। सिंचाई सुविधा के विस्तार से इस राज्य के प्रमुख उत्पादन प्रदेश बना दिया है। प्रारंभ में यहाँ गंग नहर द्वारा और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से मरुस्थलीय भूदृश्य भी परिवर्तन हो गया है और इसी कारण गंगानगर जिला आज का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। अतः हमने आज राजस्थान के भौतिक भूभागों का वर्णन में पहला विभाग अर्थात पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया। इससे अगले वीडियो में हम क्रमशः लेते हुए अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।